साउंड एंड ह्यूमंस, हम लोग कितनी साउंड को सुन पाते हैं? हर फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन सकते। इनफैक्ट हमारे पास एक रेंज होती है। क्या रेंज होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हम 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज इतनी तक की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। इसको बोला जाता है 20 किलो हर्ट्ज, भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। इंटेंसिटी भी हमारे पास एक लिमिटेड रेंज होती है ना। हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, पर्दे फट जाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत ही कम इंटेंसिटी होगी तो भी हम सुन नहीं पाएंगे। जैसे मेरे पास अगर 500 हर्ट्ज आ रहा है तो टेक्निकली तो ये मैं सुन सकता हूँ, मेरा कान केपेबल है, लेकिन वो इतनी वॉल्यूम उसकी कम है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो एक मिनिमम इंटेंसिटी भी आ जाती है हमारे पास। इंटेंसिटी, इसकी भी रेंज होती है कि भाई 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, वहीं से हम पढ़ पाएंगे, उसके बाद का हम सुन पाएंगे। और इसको बोल दिया जाता है ये हमारी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। तो इसको आई नॉट बोला जाता है। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक। फिर उसके बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं तो फिर कुछ मैं सुन पाऊंगा। फिर एक लिमिट आएगी जब मेरे कानों में दर्द होने लगेगा, यार मैं नहीं सुन सकता इतना। फिर उसके बाद शायद पर्दे भी फट जाएं, पर उतनी दूर तक नहीं जाते। हम बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाती है तो हमारे पास फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक ठीक ठाक रेंज है 10⁻⁻12, उससे 10⁻12 टाइम्स ये इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक। अब ये जो रेंज है बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻0 है ना। कितने सारे ज़ीरो यहाँ पर आ गए, तो इसको हम लीनियर स्केल से नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक लॉग स्केल की, ताकि हम इंटेंसिटी को मेजर कर पाएँ यार कौन सी वैल्यू ओके है, कौन सी वैल्यू नहीं है। तो अब हम एक लॉग स्केल बना लेते हैं, उसको हम जानते हैं डेसिबल के नाम से, उसको भी देख लेते हैं। लाउडनेस, हम साउंड की इंटेंसिटी को नापना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ये साउंड की इंटेंसिटी के लिए ही है, ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए नहीं है। वहाँ पे होता तो कुछ ब्राइटनेस करके हम टर्म बनाते हैं, अभी हम लाउडनेस बना रहे हैं। तो लाउडनेस को डिनोट किया जाता है बीटा से, है ना। साउंड लेवल बोल सकते हो आप उसको, जो भी बोलना है लाउडनेस ही बोल सकते हो। बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा की जो वैल्यू होती है 10, लॉग बेस भी 10 रहेगा, और किसका है? इंटेंसिटी अपॉन आई नॉट। जो भी हमारे पास इंटेंसिटी साउंड की आ रही है वो यहाँ पे आपको रखनी है। आई नॉट क्या होता है? आई नॉट हमने देखा था अभी, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो हम इंसान सुन सकते हैं। आई नॉट की भी वैल्यू रख लो भाई। आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट में। और ये वैल्यूज़ रखोगे तो हमारे पास ये जो बीटा की वैल्यू आती है उसको बोला जाता है ये डेसिबल में आई है। डेसिबल, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल d कैपिटल B से, इस तरीके से। ऑलराइट। अगर हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ अब देखना शुरू करते हैं। आई की वैल्यू अगर मान लो मैंने सबसे कम इंटेंसिटी रखी हुई है, जितनी इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, लेट से उसकी वैल्यू आई नॉट के बराबर ही रख दी, जो होता है 10⁻⁻12 के बराबर। ठीक है। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी जाती है? वो जाती है 10 लॉग बेस 10। आई की जगह मैं रख दूंगा आई नॉट डिवाइडेड बाई, फिर से आई नॉट रहेगा यहाँ पर। ये वैल्यू कट के हो जाती है 1। और लॉग के अंदर कोई भी चीज़ 1 हो जाए यानी कि हमारे पास बाहर वैल्यू आने वाली है 0। 0 डेसिबल यहाँ पर आ गया। अगर 0 डेसिबल लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी साउंड नहीं है, इसका मतलब हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी इतनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। 0 डेसिबल डज नॉट मीन नो साउंड। ठीक। अब एक बात बताओ, बीटा की कौन सी वैल्यू होगी अगर एक्चुअली नो साउंड हो जाए? लेट से आई इज इक्वल टू 0 ही कर दूँ मैं, है ना। 0 तो नहीं करूँगा, 0.000000000001 कर दिया इस तरीके से। बीटा की अब जो वैल्यू हो जाएगी वो जाती है 10 लॉग 10, और यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यू होगी अभी ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाती है। अब लॉग के अंदर आपको कुछ भी 0 करना है तो यहाँ पे वैल्यू -∞ करनी पड़ती है, तो ये हो जाता है -∞ डेसिबल। तो -∞ डेसिबल यानी कि 0 अगर साउंड है तो ये आ जाएगी। ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है कि भाई आई की एक मैक्सिमम वैल्यू, अभी हमने देखा था आई की एक मैक्सिमम वैल्यू होती थी। आई इज इक्वल टू आई मैक्स कर देते हैं। क्यों होती है मैक्सिमम वैल्यू? हमने देखा था भाई साउंड में प्रेशर का एम्पलीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू आ जाती थी अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाती थी 10⁻7 के आसपास।
इसके लिए जो बीटा आएगा वो बीटा मैक्सिमम बन के निकलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लाउडनेस हो ही नहीं सकती, साउंड ही नहीं हो सकता उससे ज़्यादा। तो इसकी वैल्यू कितनी जाती है 10 log बेस 10, यहाँ पे मैं रख दूंगा 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻−12, इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो ये कितना हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा 19 बाहर निकल के आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 190 डेसिबल। दिस इज मैक्सिमम लाउडनेस। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, कभी भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिएगा मैक्सिमम लाउडनेस कितनी पॉसिबल है, तो वह है भाई 190 डेसिबल्स। A point source is emitting sound in all directions. The ratio of distance of 2 points from the point source where the difference in loudness level is 3 dB, और हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर इसको आपको समझ में आ गया, आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन समझ में आ जाएगा, आपको लाउडनेस समझ में आ जाएगी। तो हमसे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस की बात करी है। लेट से मैं यहाँ से मानता हूँ कि यार ये मेरे पास R1 है, ठीक, फिर उसके बाद ये वाला मेरे पास आ जाता है R2, इस तरीके से। ऑलराइट, हमसे बोला है कि इन दोनों जगह पे लाउडनेस का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 3 डेसिबल। पहले तो बताओ इन दोनों में से किस जगह पे लाउडनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पर लाउडनेस ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा पास है, यहाँ पर लाउडनेस की वैल्यू कम रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0.1 है तो इसको मैं बोल देता हूँ भाई ये है मेरे पास β1, ये वाला है मेरे पास β2, इस तरीके से हम चीज़ें देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो यही बोला है कि β1 इज इक्वल टू β2 प्लस 3। आधी गलतियाँ तो यहीं हो जाती है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक। अच्छा, हमें लाउडनेस को इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना आता है, इंटेंसिटी के हिसाब से लाउडनेस कैसे लिखते हैं वो हमें पता है यहाँ पे चीज़ है। तो अब वो सब फॉर्मूले वगैरह लगाओ, और इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है, इंटेंसिटी हमें पता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। अगर सेम सोर्स है, डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे, सभी दिशाओं में जा रहा है साउंड, यहाँ पे बोला हुआ है इन ऑल डायरेक्शंस, तो हमारे पास ये रेशियो होता है। बहुत अच्छा सवाल बन गया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो β1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 10 log, फिर क्या आ जाता है यहाँ पे मेरे पास I1/I0, ठीक। और एक काम करता हूँ, मैं β2 को इस तरफ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है -10 log, और फिर मेरे पास आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाई I0, इस तरीके से, इज इक्वल टू 3 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। एक और बात बताओ, यहाँ पर कुछ हिंट दिख रही है हमको यहाँ से देख करके, log बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3 लिखा हुआ है। एक काम करो, यहाँ से ये दोनों के दोनों 10 को आप इस तरफ ले जाओगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये 0.3 बन जाएगा। जैसे ही 0.3 बन जाएगा तो आप उसको log बेस 10 पे 2 लिख सकते हो, इस तरीके की चीज़ भी कर सकते हो। ऑलराइट, वो भी कर लेंगे। I1 और I2 के बीच में कुछ हमारे पास रिलेशन है क्या, पहले तो हम ये पता करते हैं। देखो मेरे पास एक चीज़ आ जाती है, I1/I2 अगर मैं लिखूंगा तो वो वैल्यू आ जाती है मेरे पास R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। हमसे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, यही चीज़ें तो हमसे पूछी गई हैं। अगर मैं किसी तरीके से I1/I2 निकाल पाया तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहीं से I1/I2 निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ I1/I0 माइनस log ऑफ I2/I0, इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो बन जाती है मेरे पास 0.3, उसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ कितना है 2, यहाँ पर क्लियरली दिया है 0.3 इज इक्वल टू log 2, सारे के सारे बेस 10 चल रहे हैं यहाँ पर। अब log की प्रॉपर्टीज से यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर माइनस हो रखा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है हमारे पास, तो यह आ जाता है मेरे पास log ऑफ I1/I0 डिवाइडेड बाय I2/I0, दिस इज इक्वल टू log 2। यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा, I0 इस तरीके से कट जाएंगे, हमारे पास पता चल जाता है भाई I1/I2 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आ जाती है, ठीक। I1/I2 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो R1/R2 मुझसे पूछा था, उसकी वैल्यू जाती है 1/2 और इसका अंडर रूट, विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें लॉग का भी इस्तेमाल हो गया।
ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है कलरफुल से फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कलरफुल ग्राफिक्स की मदद से पढ़ा है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, ऑलमोस्ट हर तरीके के पीवाईक्यू को उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो सके। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में आपको वहाँ मिल जाती हैं कलरफुल PDFs, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।